हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और आप लोगों को पता होगा कि हमारे भारत के इतिहास को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। सबसे पहला है आपका कि प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन भारत, या उसको हम लोग कह सकते हैं आधुनिक भारत, जिसको इंग्लिश में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। तो सबसे पहली बात है कि पहिया का जो आविष्कार हुआ वह नवपाषाण काल में हुआ, और आग का आविष्कार जो है वह पूरा पाषाण काल में हुआ। अगर इसको एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग अगर आदि मानव थे तो उस समय हम लोग इसी तरह घूम के आखेटक की या शिकारी की ज़िंदगी जीवन बिताते थे। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में है। पशुपालन मतलब आखेटक से अगर जब हम लोग किसान बने तो किसान में हम लोगों को सबसे पहले याद है हम लोगों को कि कुत्ते को पालतू बनाया गया था। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ और पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। और भीमबेटका जो प्रसिद्ध है वो गुफा शैल चित्रों हेतु है। और भीमबेटका है कहाँ? तो रायसेन मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख वो बिगाजगोई अभिलेख एशिया माइनर में है। और मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था तांबा धातु का। सबसे पहले पालतू किसे बनाया गया? तो कुत्ते को। और सिंधु घाटी सभ्यता, हम लोग को पता है कि सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक, भारत की सभ्यताओं में से एक तो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो सिंधु नदी के किनारे में बसी हुई थी। लेकिन जब उसका खनन स्टार्ट हुआ, खोज स्टार्ट हुई, पुरातात्विक सोर्स मिलने स्टार्ट हुए, तो पता चला सिर्फ वो सिंधु नदी के किनारे में ही नहीं है, बल्कि सिंधु, सरस्वती और भी कई नदी के किनारे में बसा हुआ है। और यह जो काल था वह 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक है। लेकिन इसमें अगर आप सबसे सटीक या एनसीईआरटी के हिसाब से अगर चलेंगे तो इसमें आपको 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक देखने के लिए मिलेगा। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी यह आद्य ऐतिहासिक थी। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि आद्य ऐतिहासिक होता क्या है। इतिहास को सोर्स के हिसाब से 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है आपका प्राग इतिहास। और प्राग इतिहास वह इतिहास है जिसमें हमें सिर्फ पुरातात्विक सोर्स या आर्कोलॉजिकल सोर्स प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिली है। और आद्य ऐतिहासिक वह काल है जिसमें हमें लिखित जानकारी तो मिली है, परंतु हम लोग उसे पढ़ नहीं सके। और ऐतिहासिक काल वह है वैसा इतिहास का कालखंड है जिसमें हमें लिखित जानकारी भी मिली है और हम उसको पढ़ने में भी सक्षम या समर्थ हो सके हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश में इसको प्री हिस्ट्री कहा जाता है, प्राग इतिहास को, आद्य इतिहास को प्रोटो हिस्ट्री, और इतिहास को हिस्ट्री कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु ग्रिड प्रणाली के वजह से। आप लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता की लिपि भी भाव चित्रात्मक थी, मतलब उसमें अपने जो एक्सप्रेशन थे वह व्यक्त किए जाते थे, जिसको अभी तक किसी ने नहीं पढ़ सका है और आने वाले सदी में हो सकता है कोई पढ़े या ना भी पढ़ सके। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय जो था वह कृषि था। सिंधु वासियों का जो मुख्य फसल था वह जौ और गेहूँ था। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो था वह त्रिभुजाकार था। अगर आप देखोगे सबसे जो आपके उत्तर में है वह मांदा है, और अभी ऐसे मैं नीचे आपको बताऊंगा तो सीधा याद रखिए कि उसका विस्तार जो था वह त्रिभुजाकार था। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वह लोथल था। और सबसे बृहद, सबसे बड़ा जो स्थल पाया गया है वह मोहनजोदड़ो है। असल में ये सिंधु नदी के किनारे में है, और जो आप हड़प्पा सुनते हैं वो ये रावी नदी के किनारे में है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल वो राखी गढ़ी है। समझने वाली बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष पाकिस्तान में पाया गया है और भारत, दोनों में पाया गया। तो अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का बृहद स्थल कौन है तो वो मोहनजोदड़ो है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता का बृहद स्थल कौन है तो ये राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत भी जो है वो मोहनजोदड़ो है, जो वहाँ से स्नानागार प्राप्त हुआ है। और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला कहा जाता है, जिसको माउंट ऑफ टॉम भी कहा जाता है। ठीक है। अब आता है कि नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। और मोहनजोदड़ो है कहाँ, तो ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कौन है, तो बृहत स्नानागार है। जैसे मैंने पिछले ही में कहा था कि स्मारक जो है वह स्नानागार है। अब उसमें अन्नागार है, कंटेंट में थोड़ी सी भूल चूक हो सकती है या रिटर्न में। अब आता है कि सिंधुवासी पूजा किसकी करते थे, तो पशुपति की करते थे।
हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन में 1826 में। समझिए, ये समझने वाली बात यह है कि चार्ल्स मैसन एक ऐसे ही टूर पे निकले थे पाकिस्तान में, तो उनको पता चला कि यहाँ पर पहले कोई सभ्यता रह चुकी है। उन्हें ईंट मिले वहाँ के, आपको पता होगा कि वहाँ ग्रिड प्रणाली में ईंट का यूज होता था। और हड़प्पा स्थित कहाँ है, तो रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा की खोज 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता थी, यह कांस्य युगीन थी। हड़प्पा समाज एक मातृ सत्तात्मक था, मतलब इस समाज में माताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता था। स्वास्तिक चिन्ह भी थे। जो देन है वह हड़प्पा की है। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से, ये कांसा का यूज़ करते थे। हड़प्पा से 837 कब्रिस्तान मिला है और मिट्टी के बर्तन प्रयुक्त लाल रंग के मिले हैं। चावल के साक्ष्य भी लोथल एवं रंगरपुर से मिले हैं और जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा जो कि राजस्थान में है वहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो पूर्वी स्थल है, जो आप कह सकते हैं कि वो आलमगीरपुर है, वो मेरठ उत्तर प्रदेश में, मेरठ नहीं भी याद कीजिए, सीधा उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे में। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी वो बलूचिस्तान में दासक नदी के किनारे में, वो सूत का गेडोर है और कहीं कहीं इसको सूत का गेदोई भी लिखा जाता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं होनी चाहिए। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी, जो आप उत्तर में हिमालय कह सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको एक बात हमेशा याद रखना पड़ेगा, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो या ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप लोग इंडियन मैप को ज़रूर ध्यान में रखो, क्योंकि अगर आप उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को भी अगर याद कर रहे हो तो वो रटंतु से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप जानिए कि उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में कन्याकुमारी है, पूरब में जो है वह पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम में हमारा गुजरात है, ठीक है। और पाकिस्तान भी आप कह सकते हैं, ऐसे पाकिस्तान हमारे उत्तर पश्चिम में आता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल मांडा है, जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे में है। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद है, ये महाराष्ट्र में है। अहमदनगर नहीं भी याद कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो गोदावरी नदी जो कि बृहद गंगा भी कहा जाता है दक्षिण भारत का, उस नदी के किनारे में है, ठीक है। तो अब आता है कि वैदिक सभ्यता हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो आर्यों की जानकारी किससे मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य माना जाता था, मतलब जिसे न मारने योग्य, वो गाय को कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों भारत आए थे 1500 ईस्वी पूर्व, ठीक है। आर्य पहले बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास जो था वह मध्य एशिया था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वह पशुपालन था, ठीक है। और आर्यों की भाषा जो थी वह पेय पदार्थ, सबसे पहली भाषा तो संस्कृत थी, क्योंकि वेद भी जो है वह संस्कृत में जनरली लिखे गए हैं। और पेय पदार्थ सोम रस था, जो कि वृक्षों के रस से लिया जाता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और देवता इंद्र थे। आर्यों का समाज जो था ये पितृ प्रधान था। अगर आप सभ्यताओं का क्रम देखेंगे भारत में तो यह उल्टा होता है, क्योंकि मैंने पिछले ही कुछ समय में बताया कि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह एक नगरीय सभ्यता थी। लेकिन आप अगर आर्यों की यह ऋग वैदिक सभ्यता भी दो भागों में बांटा गया है। 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक ऋग वैदिक सभ्यता बांटा गया है। उसके बाद उत्तर वैदिक सभ्यता है। ऋग वैदिक सभ्यता मतलब जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, और उत्तर वैदिक सभ्यता जिसमें बचे हुए 3 वेद साम यजुर अथर्व की रचना हुई, उसे उत्तर वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि पितृ प्रधान, मैंने क्या बताया कि कार्यों का उल्टा क्रम देखा गया है। सबसे पहले हम लोग देखे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता तो नगरीय थी, और यहाँ पर जो आपका वैदिक सभ्यता है यह एक ग्रामीण सभ्यता है। यहाँ लोग झोपड़ी में रहते थे और यहाँ का समाज भी पितृ प्रधान हो गया था। अब आता है कि वेद और वेदांगों की संख्या। तो वेद तो पहले ही बता दी कि 4 है भैया, और वेदांत टोटल 6 है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि ऋग्वेद में टोटल कितने सूक्त हैं, तो सबसे पहली बात है 1028। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, और ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। अब आता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र जो नदी है वह सरस्वती है, जो कि अभी विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। ऋग्वेद में गंगा को 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया। ऋग्वेद में प्रमुख देवता जो इंद्र है वो पुरंदर है, मैंने पिछले ही बताया। जो अब आता है कि गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है।
और गायत्री मंत्र के रचनाकार जो है वो विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र समर्पित किसको है, तो सूर्य देवता को, ठीक है। और 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है खील। अब आता है कि सोम देवता को समर्पित जो मंडल है वह 9वां है, और ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित जो मंडल है वह 10वां है। और गोत्र जो आप कश्यप कहते हैं या गौतम कहते हैं या भारद्वाज कहते हैं, ये गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई है। अब आता है कि उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता जो थे वो प्रजापति थे। गद्य एवं पद्य वाला वेद यह यजुर्वेद है, और यज्ञ संबंधित विधि विधान यह यजुर्वेद में पाया जाता है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, ये सब अथर्ववेद में मिलेगा। और 100 से साम 100 से संगीत, याद रखिए कि भारतीय संगीत का जनक मतलब 7 स्वरों का जो वर्णन है वह सामवेद में किया गया है। अब आता है कि सामवेद या यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले को ऋषि, सबसे पहले सामवेद के जो उच्चारण करते थे मंत्र के उसको उद्याता कहा जाता है, और यजुर्वेद वाले को अथर्वाई कहते हैं। और ये जो 2 नाम हैं ये आपको किसी दूसरे बुक में चेंज भी मिल सकते हैं थोड़ा मोड़ा, जैसे मैंने पहले बताया कि सूतका गेडोर को सूतका गोदेवी भी लिखा जाता है। अब आता है कि ऐतरेय ब्राह्मण जो संबंधित है वो ऋग्वेद से है, और पंचवीस ब्राह्मण जो संबंधित है यह सामवेद से, शतपथ यजुर्वेद से। अब आता है कि पुराणों की संख्या टोटल 18 है। प्रथम जो मुसलमान था जो पुराण का अध्ययन किया था वह अल-बरूनी था, और पुराणों के संकलनकर्ता और लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा है। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि वेद के जो संकलन करता है कृष्णद्वैपायन है। और सबसे प्राचीन पुराण जो है वह मत्स्य पुराण है, जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है वह विष्णु पुराण है। और सातवाहन वंश की जानकारी जो है वो मत्स्य पुराण से मिलती है, और गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। उपनिषद जो वस्तु है वह दर्शन का है। दर्शन आप कह सकते हैं फिलॉसफी एक तरह से, ठीक है। और दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है, और सांख्य दर्शन के कपिल है। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं, और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी है। ब्राह्मण ग्रंथ जो संबंधित है वह कर्मकांड से संबंधित है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, यहाँ राइटिंग में मिस्टेक है, तथा ओम वो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो है वह मनुस्मृति है, और प्राचीन हिंदू विधि के लेखक जो है मनु है। और रामायण के रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि है। रामचरितमानस के रचयिता, जिन पर अभी हाल ही में बिहार में बहुत विवाद हुआ था, वह तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। अब आता है कि भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वह महाभारत है, और महाभारत के रचयिता जो है महर्षि वेदव्यास है। और महाभारत का अन्य नाम जय संहिता भी कहा जाता है। बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो महाभारत है। बहुत लोग गलती से, मैंने हाल ही में एक पोल में देखा था कि लोग रामायण मार रहे हैं, रामायण मार रहे हैं, भैया वो महाकाव्य नहीं है। अब आता है कि महाभारत का फारसी अनुवाद जो है वो रजनामा वो बदायूं ने 16वीं सदी में किया था, और रामायण का फारसी अनुवाद जो है वो भी बदायूं ने किया था। और महाभारत का अन्य नाम जो है वो जय संहिता है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित कुछ वन लाइनर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सर्वप्रथम शेयर कीजिए।